नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर इमिशन स्टैंडर्ड के बारे में पढ़ेंगे, जो कि दोस्तों एनसीएल हेम ऑपरेटर का दोस्तों जो आप लोगों का ऑफिशियल सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। तो जो भी छात्र हैं दोस्तों अभी तक पिछला क्लास नहीं देखे हैं तो आप लोग दोस्तों पिछला क्लास जरूर देख लें। देखिए जो आप लोगों का दोस्तों सिलेबस था, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर पढ़ाया जा रहा था। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो आप लोगों का जो यहाँ पर सिलेबस है उसको मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे इमिशन स्टैंडर्ड यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, इंडियन इमिशन स्टैंडर्ड्स फॉर व्हीकल। ठीक है, इसको दोस्तों मैं यहाँ पर कंप्लीट करवाने वाला हूँ। ठीक है, बाकी ये देख सकते हैं यहाँ पर इमिशन और ये स्टैंडर्ड्स। ठीक है, इसके बारे में दोस्तों हम लोग पूरा अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और दोस्तों मैं बता दूं कि जो लोग एनसीएल हेम ऑपरेटर का टेस्ट लेना चाहते हैं जल्दी से ले लें, क्योंकि इसकी प्राइस दोस्तों अब बहुत ही जल्द बढ़ने वाली है। ठीक है, तो अगर कोई डाउट होता है तो आप लोगों ये जो व्हाट्सएप नंबर है इसके बारे में आप लोग पूछ सकते हैं इस व्हाट्सएप पर मैसेज करके। ठीक है, बाकी हम लोग चलते हैं क्लास करने। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का जो क्लास है मिशन स्टैंडर्ड्स पर, जो कि दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, यहाँ पर पहला प्रश्न कहा गया है कि भारत स्टेज उत्सर्जन मानकों के तहत डीजल इंजनों के लिए मुख्य रूप से किस प्रदूषक को विनियमित किया जाता है। तो भारत स्टेज बीएस उत्सर्जन मानकों के तहत डीजल इंजनों के लिए मुख्य रूप से जिस प्रदूषक को विनियमित किया जाता है वो आपका रहता है दोस्तों आपका जैसे पर्टिकुलेट मैटर, जिसको कि शॉर्ट में हम लोग पीएम बोलते हैं, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो होते हैं एनओएक्स शॉर्ट में बोलते हैं। तो इनको दोस्तों हम लोग विनियमित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो भारत स्टेज बीएस मानक विशेष रूप से डीजल इंजनों से निकलने वाले हानिकारक कणों जो कि पीएम और नाइट्रोजन ऑक्साइड एनओएक्स को नियंत्रित करने के लिए बनाए जाते हैं, जो पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत में भारत स्टेज 6 उत्सर्जन मानक किस वर्ष पूरे देश में लागू किए गए थे। तो ये लागू किया गया था दोस्तों वर्ष 2020 में। ठीक है, तो भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2020 से पूरे देश में बीएस 4 से सीधे बीएस 6 मानकों को लागू करने का निर्णय लिया था, ताकि वाहनों से होने वाले प्रदूषक को तेजी से कम किया जा सके। अगला प्रश्न है कि सल्फर की मात्रा के संदर्भ में BS4 और BS6 ईंधन के बीच मुख्य अंतर क्या है। तो देखिए BS4 और BS6 ईंधन के बीच में दोस्तों जो मुख्य अंतर है वो है कि यहाँ पर आपका कि BS6 ईंधन में आपका 10 ppm सल्फर होता है और BS6 वाले में, ठीक है, 10 ppm सल्फर होता है, जबकि BS4 वाले में 50 ppm हुआ करता था। ठीक है, तो BS4 ईंधन में सल्फर की मात्रा BS6 में सल्फर की मात्रा 50 ppm से घटकर 10 ppm कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि 10 जो 4 वाला था उसमें कितना रहता था आपका 50 ppm, इसके बाद हमारा BS6 आ गया जिसमें कि 10 ppm हो गया। तो यहाँ पर वही चीज लिखा है कि BS6 ईंधन में सल्फर की मात्रा जो BS4 में आपका 50 ppm रहता था उसको घटा करके जब इसको 10 ppm किया गया तो वो आपका BS6 हो गया। ठीक है, तो सल्फर कम होने से इंजन के उत्सर्जन नियंत्रण उपकरण बेहतर तरीके से काम करते हैं और प्रदूषण भी आपका कम होता है। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि BS6 वाहनों में किस प्रदूषक को कम करने के लिए सिलेक्टिव कैटेलिटिक डिटेक्टर SCR तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो ये जो रहता है दोस्तों आपका रहता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। यहाँ पर आपका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो SCR तकनीक में एडब्लू या यूरिया के घोल का उपयोग किया जाता है, जो कि डीजल इंजन से निकलने वाले हानिकारक नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx को नाइट्रोजन और पानी में बदल देता है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कहा गया है कि उत्सर्जन अब देखिए उत्सर्जन माप में ppm का फुल फॉर्म क्या होता है इसको बताना है। तो ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, क्या होता है पार्ट्स पर मिलियन। बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, पार्ट्स पर मिलियन। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कहा गया है कि ppm का अर्थ पार्ट्स पर मिलियन होता है, प्रति मिलियन। इसका उपयोग ईंधन में सल्फर जैसी अशुद्धियों या हवा में प्रदूषकों की बहुत कम मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। ठीक, अब देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि बारीक कणों
पीएम को रोकने के लिए BS6 डीजल वाहनों में कौन सा उपकरण अनिवार्य है? तो इसके लिए दोस्तों जो उपकरण यूज करते हैं वह हम लोग यूज करते हैं डीजल पर्टिकुलेट फिल्टर, DPF। तो डीजल पर्टिकुलेट फिल्टर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। DPF यानी कि डीजल पर्टिकुलेट फिल्टर एक ऐसा उपकरण होता है जो डीजल इंजन के निकास यानी कि एग्जॉस्ट से निकलने वाले सूक्ष्म कणों या कालिख को सोख लेता है, जिससे हवा कम प्रदूषित होता है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर कहा गया है, भारत में उत्सर्जन मानक कौन सी संस्था निर्धारित करती है? तो देखिए, भारत में उत्सर्जन मानक जो संस्था निर्धारित करती है वो आपका रहता है दोस्तों केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, CPCB। ठीक है, तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। तो भारत में उत्सर्जन मानकों BS नॉर्म की समय सीमा और सीमाएं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि BS6 मानकों की शुरुआत का लक्ष्य BS4 की तुलना में डीजल कारों से NOx उत्सर्जन को लगभग कितने प्रतिशत कम करना था? तो ये था दोस्तों आपका 70% कम करना था। ठीक है, आंसर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। BS6 मानकों के आने से डीजल इंजनों में होने वाले नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन में भारी कमी आई है, जो BS4 की तुलना में लगभग 70 से 80% तक कम है। अगला प्रश्न है कि भारत में पहचान के लिए BS6 अनुपालन वाले वाहनों पर किस रंग के स्टिकर का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए दोस्तों ग्रीन स्ट्रिप ऑन द टॉप, ऊपर हरी पट्टी का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो आप लोगों का NCL हेम ऑपरेटर का ऑफिशियल सिलेबस है, CBT पेपर सभी के लिए कॉमन रहने वाला है और सभी के लिए दोस्तों यहाँ पर एक टेस्ट सीरीज बनाया गया है जो कि दोस्तों रोड साइन, सिग्नल, ट्रैफिक रूल, मोटर व्हीकल एक्ट, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ मशीन और यहाँ पर ये सब जो भी है दोस्तों यहाँ पर टेक्निकल पार्ट, इसको दोस्तों चैप्टर वाइज यहाँ पर इसको कवर किया गया है। टॉपिक वाइज यहाँ पर जैसे कि आपका मैंडेटरी का प्रश्न आपको अलग एक 35 क्वेश्चन का, कासांडी 35, इंफॉर्मेटरी 35 क्वेश्चन का, बाकी जितने ये नीचे के टेक्निकल पार्ट बचते हैं इनका 50-50 क्वेश्चन, जैसे फंक्शनिंग ऑफ इंजन, ब्रेकिंग सिस्टम, कूलिंग सिस्टम, स्टीयरिंग सिस्टम, ऐसे एक एक टॉपिक पर 50-50 क्वेश्चन का आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और सब भी यहाँ पर दिए गए हैं। आप लोगों को मैं बता दूं दोस्तों कि NCL हेम ऑपरेटर के अगर आप छात्र हैं, अगर और आप लोगों ने अभी तक ये टेस्ट नहीं लिया है तो आप लोगों को जरूर ले लेना चाहिए, क्योंकि इस टेस्ट सीरीज में दोस्तों ट्रेड थ्योरी का आप लोगों का एक तो चैप्टर वाइज 50-50 क्वेश्चन का यहाँ पर टेस्ट देखने को मिलेगा, जो कि 25 प्लस टेस्ट आपको यहाँ पर पहले वाले में स्पेशल टेस्ट रखा गया है। बाकी अगर ट्रेड थ्योरी निम्मी का टेस्ट जो आप लोगों का ऑफिशियल सिलेबस है, ठीक है, निम्मी का, क्योंकि दोस्तों निम्मी के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं जितने भी टेक्निकल एग्जाम होते हैं, तो निम्मी के भी टेस्ट को दोस्तों यहाँ पर अब इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर आपको फुल लेंथ टेस्ट, और यहाँ पर देखिए जो ट्रेड थ्योरी निम्मी टेस्ट है इसमें भी लगभग दोस्तों 20 से ज्यादा टेस्ट इसमें आपको देखने को मिलेगा, 25 प्लस टेस्ट आपको पहले वाले में। ठीक है, बाकी फुल लेंथ टेस्ट आपको अभी फिलहाल 3 आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से एक लाइव हो चुका है, दूसरा आप लोगों को कल ये देना है लाइव। और देखिए यहाँ पर प्रीवियस ईयर का पेपर 2023 में, 20 में और 18 में हुआ था, वो आपको पेपर का PDF और टेस्ट और उसका सॉल्यूशन सब यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और देखिए जितने भी टेस्ट हैं उसका आपको दोस्तों सॉल्यूशन के साथ टेस्ट दिया गया है, इसको याद रखिएगा। बाकी स्टडी रिलेटेड मटेरियल आपको PDF भी यहाँ पर देखिए नीचे दिया गया है। ये PDF आप लोगों को दोस्तों आपको मिलने वाला है बिल्कुल फ्री में इस टेस्ट के साथ। ठीक है, इसमें दोस्तों आप लोगों का जो रोड साइन और सेफ्टी का है, ये दोस्तों कंप्लीट बुक आपको देखने को मिलेगा, जो कि थ्योरी के रूप में रहेगा, फिगर सहित काफी अच्छे दिए गए हैं। और जो आप लोगों का टेक्निकल पार्ट है इसमें 3 से 4 हजार क्वेश्चन का भी यहाँ पर आपको PDF उपलब्ध कराया गया है। बाकी आपके एग्जाम के दृष्टि से कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैं क्वेश्चन लाने वाला हूँ, जो कि आपको इस एग्जाम ओरिएंटेड MCQ भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको मात्र एक ही टेस्ट में मिलने वाला है। ठीक है, 149 रुपए इसका दाम है, मात्र ये 24 घंटे के लिए 149 है। बाकी दोस्तों इसके बाद इसका प्राइस बहुत ही जल्द बढ़ने वाला है, क्योंकि इसमें टेस्ट सीरीजों की संख्या बढ़ाई जा रही है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण को रखते हुए। ठीक है, तो आप लोग अगर नहीं लिए हैं तो आप लोग इस टेस्ट को जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये जो सिलेबस है इसी के अकॉर्डिंग ये NCL हेम ऑपरेटर का टेस्ट है, आपको लेना कैसे ये मैं बता दूं।
टेस्ट लेने के लिए दोस्तों आपको ये जो ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन है प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे जाना है, नीचे आपको एक सेक्शन मिलेगा, यहाँ पर देखेंगे तीसरे नंबर पर टेस्ट सीरीज का। टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन पर आप लोग क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर मिलेगा एनसीएल का ऑप्शन। इस एनसीएल वाले तीसरे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर आपको मिल जाएगा एनसीएल हेम ऑपरेटर टेस्ट 2026। आप लोगों को दोस्तों इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने दोस्तों यहाँ पर पेज आ जाएगा और इसमें आप लोगों को एक टेस्ट फ्री दिया गया है। आप लोग उस टेस्ट को दे करके आप अपना फ्री ट्रायल कर सकते हैं। अच्छा लगेगा तो लीजिएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो मत लीजिएगा, ठीक है। तो ये टेस्ट आप लोगों को पूरा कंप्लीट आपको देखने को मिल जाएगा। अभी फिलहाल ये 149 है, 24 घंटे के बाद इसका प्राइस आपका बढ़ने वाला है, ठीक है। और देखिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न यहाँ पर कि हेम जैसे भारी मशीनों में निकास गैस के एक हिस्से को पुनः प्रसारित करके उत्सर्जन कम करने में कौन सी प्रणाली मदद करती है। यह रहता है आपका एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन, ईजीआर होता है। ईजीआर सिस्टम इंजन से निकलने वाले निकास गैस के कुछ हिस्सों को वापस दहन कक्ष यानी कि कंबस्शन चैम्बर में भेजता है, जिससे दहन का तापमान कम हो जाता है और NOx का उत्पादन कम होता है। अगला प्रश्न है कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन किसका परिणाम है। तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड जिसका परिणाम है यह दोस्तों आप लोगों का इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल, ईंधन का अपूर्ण दहन का है, ठीक है। तो देखिए जब इंजन में ईंधन पूरी तरह से नहीं जल पाता, अपूर्ण दहन हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है, जो एक बहुत ही जहरीली गैस है। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि कौन सी वाहनों द्वारा उत्सर्जित प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो वाहनों द्वारा उत्सर्जित प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, वो आपका है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस दोस्तों आप लोगों का ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड मुख्य ग्रीन हाउस गैसें हैं जो जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। हाइड्रोजन स्वयं एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है और इसका उत्सर्जन नगण्य होता है। अगला है कि निकास गैसों के उपचार के लिए कैटालिटिक कन्वर्टर किन कीमती धातुओं का उपयोग करते हैं। तो निकास गैसों के उपचार के लिए कैटालिटिक कन्वर्टर जिन कीमती धातुओं का उपयोग करते हैं वो आपका प्लेटिनम, पैलेडियम और रुबिडियम होता है। तो प्लेटिनम, पैलेडियम और रोडियम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर बी। तो कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर प्लेटिनम, पैलेडियम, रोडियम जैसी धातुओं की परत होती है जो हानिकारक गैसों CO, HC, NOx को कम हानिकारक गैसों में बदलने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कह रहा है कि एडब्लू SCR सिस्टम में उपयोग किया जाने वाला तरल है, इसकी रासायनिक संरचना क्या है। तो इसकी रासायनिक संरचना होता है दोस्तों उच्च शुद्धता वाले यूरिया और विआयनीकृत पानी का मिश्रण। यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। एडब्लू में लगभग 32.5% उच्च शुद्धता वाला यूरिया और 67.5% विआयनीकृत पानी होता है। यह SCR सिस्टम में NOx को कम करने के लिए छिड़का जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर कि BS6 वाहनों में ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक्स OBD का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो BS6 वाहनों में ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक्स का जो मेन उद्देश्य रहता है वो रहता है कि उत्सर्जन नियंत्रण प्रणालियों की निगरानी करना और खराबी के बारे में चालक को सचेत करना, ठीक है। तो OBD सिस्टम वाहन के सभी संपूर्ण अंगों विशेष रूप से उत्सर्जन नियंत्रण प्रणालियों की लगातार निगरानी करता है। यदि कोई हिस्सा खराब होता है और प्रदूषण बढ़ता है तो यह डैशबोर्ड पर चेतावनी लाइट जला देता है। अगला प्रश्न है कि हेम डीजल इंजन के निकास से अत्यधिक काला धुआं क्या दर्शाता है। तो हेम डीजल इंजन के निकास से अत्यधिक काला धुआं जो रहता है दोस्तों ये बताता है आपका हाई पार्टिकुलेट मैटर इमिशन ड्यू टू फ्यूल रिच मिक्सचर। तो ईंधन समृद्ध मिश्रण के कारण उच्च पार्टिकुलेट मैटर PM उत्सर्जन, ठीक है। तो काला धुआं हवा की तुलना में अधिक ईंधन जलने या ईंधन के ठीक से न जलने के कारण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप भारी मात्रा में कार्बन के कण निकलते हैं। अगला प्रश्न है कि यूरो उत्सर्जन मानक जिन पर भारत स्टेज मानक आधारित है कहाँ शुरू हुए थे। तो यूरो उत्सर्जन मानक जिन पर भारत स्टेज मानक आधारित हैं वह शुरू हुए थे दोस्तों आपको यूरोपियन यूनियन में, ठीक है। तो भारत स्टेज मानक यूरोपियन संघ के यूरो मानकों पर आधारित है।
हमने यूरो मानकों को अपनी परिस्थितियों के अनुसार अपनाकर BS नाम दिया है। अगला प्रश्न है कि भारत ने BS4 से सीधे छलांग लगाने के लिए उत्सर्जन मानकों के किस चरण को छोड़ दिया है? तो BS4 से सीधे BS6 पे आया था, तो छोड़ा किसको है? तो BS5 को। ठीक है, तो BS4 से सीधे BS6 पे आ गया है, तो BS5 को छोड़ दिया है। ठीक है, भारत ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए और तकनीकी में तेजी से सुधार लाने के लिए BS5 मानक को पूरी तरह से छोड़ दिया और सीधे BS4 से BS6 पर चला गया है। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोकार्बन में इंजन एग्जॉस्ट, तो इंजन निकास में हाइड्रोकार्बन किसके कारण होता है? तो इंजन निकास में हाइड्रोकार्बन जिसके कारण होता है, ये होता है दोस्तों आपका बिना जले हुए ईंधन से। ठीक है, तो जब ईंधन पूरी तरह नहीं जलता है तो उसके अंश कच्चे रूप में निकास के साथ बाहर निकल आते हैं, जिन्हें हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। यह वायु प्रदूषण और स्मॉग का कारण बनता है। अगला प्रश्न है कि उत्सर्जन नियंत्रण में स्टोकियोमेट्रिक साइकोमेट्रिक, इसी को अनुपात बोलते हैं, इसका क्या अर्थ है? तो इसका मतलब होता है दोस्तों कि आइडियल रेशियो फॉर एयर टू फ्यूल फॉर कंप्लीट कंबस्शन, यानी कि पूर्ण दहन के लिए हवा और ईंधन का आदर्श अनुपात। पेट्रोल इंजन के लिए यह अनुपात लगभग 14.7:1, यानी कि हवा आपका 14.7 और ईंधन आपका 1, इस रेशियो में आपका होता है यह अनुपात। इस अनुपात पर ईंधन का दहन सबसे कुशल होता है और हानिकारक उत्सर्जन सबसे कम होता है। अगला प्रश्न है कि BS6 अनुपालन वाले वाहन में BS4 ईंधन का उपयोग करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए इसका प्रभाव ये पड़ता है कि जो आपका BS4 ईंधन में उच्च सल्फर BS6 के संवेदनशील उत्प्रेरक DPF को नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, तो BS6 इंजनों में बहुत उन्नत फिल्टर और कैटालिटिक कन्वर्टर होते हैं। BS4 ईंधन में अधिक सल्फर होने के कारण ये उपकरण जल्दी खराब या जाम हो सकते हैं, जिससे वाहन का उत्सर्जन बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है किस गैस को साइलेंट किलर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह एक रंगहीन, गंधहीन और अत्यधिक जहरीली होती है? तो ये रहता है आपका दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड। ये आपका रंगहीन, गंधहीन और अत्यधिक जहरीली होता है, इसको हम लोग साइलेंट किलर कहते हैं। ठीक है, ये खून से जाके क्या करता है? रिएक्शन कर लेता है और ब्लड सर्कुलेशन को रोक देता है। तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड का कोई रंग या गंध नहीं होता, इसलिए इसके रिसाव का पता नहीं चलता है। यह खून में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देता है। मैंने आपको बताया है ना, ये ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है, खून जमने लगता है, फिर इससे क्या होता है? मृत्यु हो जाता है। इवेपोरेटिव इमिशन कंट्रोल सिस्टम किसके रिसाव को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इवेपोरेटिव इमिशन कंट्रोल सिस्टम जिसके रिसाव को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है वो रहता है फ्यूल वेपर फ्रॉम द फ्यूल टैंक। ईंधन टैंक से ईंधन का वाष्प, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी आंसर। तो ईवीएपी सिस्टम का काम ईंधन टैंक से पेट्रोल या डीजल की वाष्प को वायुमंडल में जाने से रोकना है। यह इन वाष्पों को एक कनस्तर में इकट्ठा करता है और बाद में इंजन में जला देता है। अगला प्रश्न है कि ग्रीन हाउस गैसें मुख्य रूप से किस पर्यावरणीय समस्या में योगदान देती हैं? तो ग्रीन हाउस गैसें मुख्य रूप से जिस पर्यावरणीय समस्या में योगदान देती हैं वो ग्लोबल वार्मिंग होता है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैसें जैसे CO2 सूर्य की गर्मी को पृथ्वी के वातावरण में रोक लेती हैं, इससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इस प्रक्रिया को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है कि खनन उद्योगों में उपयोग किए जाने वाले हेम का पूर्ण रूप क्या है? तो हेम का दोस्तों आप लोगों को नाम ही पता होगा, हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी। हेम का मतलब होता है हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी, भारी मिट्टी हटाने वाली मशीन। इसमें डंपर, डोजर, शाविल आदि शामिल होते हैं जो भारी उत्सर्जन मानकों के दायरे में आते हैं। अगला प्रश्न है कि BS6 डीजल इंजनों में डैशबोर्ड पर चेक इंजन या MIL लाइट क्या दर्शाती है? तो ये दोस्तों जो दर्शाता है ये रहता है आपका कि इंजन या उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली में खराबी को दर्शाता है। ठीक है, MIR माल फंक्शन इंडिकेटर लैंप तब जलता है जब वाहन का कंप्यूटर ECU इंजन या प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों में कोई तकनीकी खराबी पाता है। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2020 से भारत में बिकने वाले नए वाहनों के लिए वर्तमान में कौन सा उत्सर्जन मानक लागू है? तो अप्रैल 2020 से भारत में बिकने वाले नए वाहनों के लिए वर्तमान में जो मानक उत्सर्जन लागू है वो है आपका BS6। ठीक है, तो BS6 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में वर्तमान में BS6 मानक लागू है। 1 अप्रैल 2020 के बाद से केवल BS6 इंजन वाले वाहनों का ही पंजीकरण संभव है। अगला प्रश्न है
कि लीन बर्न इंजन किसके साथ संचालित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। तो लीन बर्न इंजन जिसको संचालित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, ये है आपका दोस्तों अधिक हवा और कम ईंधन। ठीक है, तो लीन मिश्रण का मतलब है कि मिश्रण में ईंधन की मात्रा सामान्य से कम और हवा की मात्रा अधिक है। इससे ईंधन की बचत होती है, लेकिन NOx उत्सर्जन बढ़ सकता है। इसे नियंत्रित करने के लिए विशेष कैटालिटिक कन्वर्टर चाहिए होता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक कम उत्सर्जन वाले इंजनों में टर्बोचार्जर की प्राथमिक भूमिका क्या है। तो आधुनिक कम उत्सर्जन वाले इंजनों में टर्बोचार्जर की जो मुख्य भूमिका रहती है, यह रहता है कि बेहतर दहन के लिए दहन कक्ष में अधिक हवा को पंप करना। ठीक है, तो टर्बोचार्जर निकास गैसों की ऊर्जा का उपयोग करके इंजन में अधिक हवा भेजता है। अधिक हवा मिलने से ईंधन का दहन अधिक पूर्ण और कुशल होता है। इससे शक्ति बढ़ती है और प्रदूषण कम होता है। अगला प्रश्न है कि पर्टिकुलेट मैटर PM 2.5 उन कणों को संदर्भित करता है जिनका व्यास किससे कम होता है। तो यह रहता है आपको 2.5 माइक्रोमीटर से कम होता है। तो PM 2.5 का मतलब कि वे सूक्ष्म कण जिनका व्यास 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम है। ये कण इतने छोटे हैं कि सांस के जरिए सीधे फेफड़ों और रक्त प्रवाह में पहुंच सकते हैं। अगला प्रश्न है कि BS6 ट्रकों में एडब्ल्यू की खपत की निगरानी क्यों की जाती है। तो एडब्ल्यू के खपत की निगरानी की जाती है यह सुनिश्चित करने के लिए कि नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं उत्सर्जन सीमा के भीतर रहें। ठीक है, यदि एडब्ल्यू खत्म हो जाता है तो SCR सिस्टम काम नहीं करेगा और NOx उत्सर्जन बढ़ जाएगा। इसलिए एडब्ल्यू के बिना आधुनिक वाहन अक्सर लिम्प मोड कम शक्ति में चले जाते हैं या स्टार्ट नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है कि वाहन उत्सर्जन NOx और SOx के कारण होने वाली अम्लीय वर्षा का निम्न में से क्या प्रभाव है। तो वाहन उत्सर्जन NOx और SOx के कारण होने वाली अम्लीय वर्षा यानी कि एसिड रेन का जो मेन प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है कि आपका इमारतों और स्मारकों को नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो डैमेज टू बिल्डिंग्स एंड मोन्यूमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। अम्लीय वर्षा इमारतों जैसे ताजमहल, स्मारकों और जलीय जीवन को भारी नुकसान पहुंचाती है या मिट्टी की उर्वरता को भी कम करता है। अगला प्रश्न है कि डीजल पर्टिकुलेट फिल्टर DPF में जमा कालिक का क्या होता है। तो डीजल पर्टिकुलेट फिल्टर DPF में जमा कालिक जो होता है यह दोस्तों रीजनरेशन नामक प्रक्रिया के दौरान जल जाती है। ठीक, तो जब DPF कालिक से भर जाता है तो इंजन निकास का तापमान बढ़ाकर उस कालिक को जला देता है और उसे राख में बदल देता है। यह प्रक्रिया DPF रीजनरेशन कहलाता है। स्मॉग किसका संयोजन है। तो स्मॉग दोस्तों जो होता है ये आपका धुआं और कोहरा का संयोजन होता है। ठीक है, स्मोक एंड फॉग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्मॉग शब्द स्मोक और फॉग से मिलकर बना होता है। यह तब बनता है जब वाहन और कारखानों का धुआं हवा में नमी या कोहरे के साथ मिल जाता है। भारत स्टेज BS मानक निम्न में से किस पर लागू नहीं होता है। तो ये जो लागू नहीं होता दोस्तों आपका हवाई जहाजों पर लागू नहीं होता है। बाकी यात्री झुकार होती हैं, तो पहिया वाहन होते हैं, भारी ट्रक होते हैं, इन सब पर लागू होता है। BS मानक सड़क पर चलने वाले वाहनों जैसे दोपहिया, तिपहिया, कार, बस, ट्रक और निर्माण मशीनरी के लिए होता है। एयरक्राफ्ट के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग मानक होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि डीजल इंजन से निकलने वाला नीला धुआं आमतौर पर क्या दर्शाता है। तो डीजल इंजन से निकलने वाला नीला धुआं आमतौर पर जो दर्शाता है वो रहता है इंजन इज बर्निंग लुब्रिकेटिंग ऑयल। इंजन स्नेहन तेल ल्यूब ऑयल जला रहा है। दोस्तों जो लोग अभी भी NCL हेम ऑपरेटर को दोस्तों जो आप लोगों का ग्रुप है, अगर आप लोग इस ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप लोग दोस्तों जुड़ जाइएगा। आप लोगों का दोस्तों जो ग्रुप है NCL इन्फॉर्मेशन नाम से ये टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है। अगर आप लोग इस ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि NCL से संबंधित सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिए जाते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और आप लोगों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है। अगर आप लोग उस व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जुड़ जाइएगा। बाकी जो लोग टेस्ट सीरीज नहीं लिए हैं आप लोग टेस्ट सीरीज जरूर ले लीजिएगा। आपको यहाँ पर दोस्तों इसमें 25 टेस्ट आपको यहाँ पर ट्रेड थ्योरी स्पेशल टेस्ट मिलेगा। ट्रेड थ्योरी निम्मी टेस्ट आपको 20+ मिलेगा। फुल लेंथ टेस्ट आपको दोस्तों 3 से ज्यादा मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पर 3 दिए गए हैं 2023, 20 और 18 का, जो कि सभी ट्रेड के लिए कॉमन रहने वाला है। आपको स्टडी के लिए दोस्तों यहाँ पर PDF दिया गया है जो कि रोड साइन और सेफ्टी का और टेक्निकल का 3 से 4 हजार क्वेश्चन है।
एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यू भी यहाँ पर डाले जा रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में यहाँ से काफी ज्यादा प्रश्न आपको यहाँ से भी देखने को मिल जाएंगे। तो सारे टेस्ट आपको ये मात्र मिल जाएगा 149 में, मात्र 24 घंटे के अंदर अगर आप लोग लेते हैं तो। बाकी इसके बाद आप लोगों का प्राइस बहुत ही जल्द बढ़ने वाला है। अब देखिए, यदि इंजन में पिस्टन रिंग या वाल्व सील खराब हो जाए तो इंजन ऑयल दहन कक्ष में पहुंच जाता है और जलने लगता है, जिससे नीला धुआं निकल जाता है। ठंडे मौसम में इंजन स्टार्ट होने के दौरान सफेद धुआं अक्सर किसके कारण होता है? तो ठंडे मौसम में इंजन स्टार्ट होने के दौरान जो सफेद धुआं होता है, यह दोस्तों ठंडी सिलेंडर दीवारों के कारण, जलवाष्प या बिना जला हुए ईंधन के कारण होता है। तो यहाँ पर ठंडे मौसम में सिलेंडर पूरी तरह गर्म नहीं होता है, जिससे ईंधन का कुछ हिस्सा भाप बनकर या पूरी तरह न जलकर सफेद धुएं के रूप में निकलता है। यह इंजन गर्म होने पर ठीक हो जाना चाहिए। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि उत्सर्जन के संदर्भ में कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन CRDI प्रणाली का क्या लाभ है? तो इसका दोस्तों जो लाभ है यह ईंधन इंजेक्शन के सटीक नियंत्रण की अनुमति देता है, जिससे उत्सर्जन कम होता है और दक्षता में सुधार होता है। CRDI तकनीक बहुत उच्च दबाव पर और बहुत सटीक समय पर ईंधन पर छिड़काव करती है, जिससे ईंधन का दहन बहुत अच्छा होता है और प्रदूषण कम निकलता है। देखिए, एग्जॉस्ट सिस्टम में कौन सा सेंसर निकास गैसों में ऑक्सीजन की मात्रा को मापता है? ये जो मापने का काम करता है दोस्तों, ये आपका लैम्बडा ऑक्सीजन सेंसर करता है। तो लैम्बडा या ऑक्सीजन सेंसर यह जांचता है कि निकास में कितनी ऑक्सीजन बची है। इससे ECU को पता चलता है कि हवा ईंधन का मिश्रण सही है या नहीं, और वह उसे ठीक करता है। अगला प्रश्न है कि टर्म नॉर्म इन इंडिया रिफर टू इमिशन स्टैंडर्ड्स फॉर। भारत में टर्म मानक किसके लिए उत्सर्जन मानकों को संदर्भित करता है? तो ये करता है दोस्तों आपका ऑफ रोड कृषि और निर्माण उपकरण जैसे ट्रैक्टर और हेम को। ठीक है, तो सड़क पर चलने वाले वाहनों के लिए 20 मानक होते हैं, जबकि ट्रैक्टर और निर्माण मशीनरी हेम के लिए TREM ट्रेम ट्रांसपोर्ट इमिशन या CEV कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल मानक लागू होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx का उच्च स्तर किसके निर्माण में योगदान देता है? तो ये दोस्तों देता है आपका ग्राउंड लेवल ओजोन एंड स्मोक को। तो जब NOx जैसे सूरज की रोशनी में हाइड्रोकार्बन के साथ क्रिया करती है तो वे जमीनी स्तर पर जहरीली ओजोन और स्मॉग बनाती है, जो सांस लेने के लिए खतरनाक है। अगला प्रश्न है, क्या BS6 तकनीक परिवहन कंपनी के कार्बन फुटप्रिंट को बेहतर बनाने में मदद करती है? तो यह मदद करता है, यस, बाय रिड्यूसिंग हार्मफुल इमिशन पर किलोमीटर। हाँ, प्रति किलोमीटर हानिकारक उत्सर्जन को कम करके। कार्बन फुटप्रिंट का अर्थ है किसी गतिविधि से निकलने वाली कुल ग्रीन हाउस गैसें। BS6 वाहन अधिक कुशल और कम प्रदूषक होते हैं, जिससे पर्यावरण पर कुल प्रभाव कम पड़ता है। अगला प्रश्न है, SCR सिस्टम में क्या होगा यदि चालक एडब्लू टैंक को सही यूरिया घोल के बजाय पानी से भर देता है? तो ये होता है दोस्तों इससे कि सिस्टम गलत तरल का पता लगा लेगा, फॉल्ट कोड दिखाएगा और इंजन की शक्ति कम कर सकता है। आधुनिक BS6 वाहनों में क्वालिटी सेंसर लगे होते हैं। यदि टैंक में पानी या मिलावट एडब्लू डाला जाए तो सेंसर उसे पकड़ लेता है और उत्सर्जन में नियमों के पालन के लिए इंजन की गति सीमित कर देता है। अगला प्रश्न है कि IC इंजनों में संबंधित ग्लोबल वार्मिंग का प्राथमिक कारण क्या है? तो प्राथमिक कारण इसका है कि आपका इमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है ग्लोबल वार्मिंग प्राथमिक कारण। तो डीजल और पेट्रोल के जलने से बड़ी मात्रा में CO2 निकलती है, जो एक ग्रीन हाउस गैस है और वैश्विक तापमान में वृद्धि का मेन कारण होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बंद डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर का लक्षण है? तो देखिए, जो बंद डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर का जो लक्षण है वो आपका ईंधन दक्षता में कमी और इंजन की शक्ति का नुकसान। यह DPF जाम हो जाता है तो निकास गैसें आसानी से बाहर नहीं निकल पाती हैं, इससे इंजन पर दबाव पड़ता है, माइलेज कम हो जाता है और ताकत भी आपका घट जाता है। अगला प्रश्न है कि NCL सुरक्षा उत्सर्जन दिशा निर्देशों के अनुसार नियमित PUC प्रमाणन अनिवार्य है। PUC का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए, PUC का फुल फॉर्म है दोस्तों आपका पोल्यूशन अंडर कंट्रोल। ठीक है, तो प्रदूषण नियंत्रण में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। PUC पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट यह प्रमाणित करता है कि वाहन का उत्सर्जन निर्धारित सरकारी सीमाओं के भीतर है।
अगला प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि डीजल ऑक्सीकरण उत्प्रेरक डीओसी मुख्य रूप से किन उत्सर्जनों को लक्षित करता है? तो ये लक्षित करता है दोस्तों आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन और हाइड्रोकार्बन को, ठीक है। तो डीओसी एक प्रकार का कैटालिटिक कन्वर्टर है जो निकास गैसों में मौजूद CO और हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाकर CO2 और पानी में बदल देता है। अगला प्रश्न है कि उत्सर्जन प्रणाली में EGR कूलर की क्या भूमिका है? तो EGR कूलर जो होता है यह दोस्तों सिलेंडर में प्रवेश करने से पहले पुनः प्रसारित निकास गैसों को ठंडा करता है। तो ठंडी गैसें अधिक घनी होती हैं और दहन तापमान को बेहतर तरीके से कम करती हैं। इसलिए EGR के माध्यम से वापस जाने वाली गैसों को पहले एक कूलर से गुजारा जाता है ताकि NOx को और कम हो सके, ठीक है। अगला प्रश्न है पर्टिकुलेट मैटर के मामले में किस प्रकार के ईंधन और डीजल को स्वच्छ माना जाता है? तो पर्टिकुलेट मैटर के मामले में जो डीजल ईंधन को स्वच्छ माना जाता है वो रहता है आपका कंप्रेस्ड नेचुरल CNG और ये हो गया कंप्रेस्ड प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG के दहन से निकलने वाले कण जो होते हैं डीजल की तुलना में बहुत कम होते हैं, इसलिए इसे शहरों में चलने वाले वाहनों के लिए एक स्वच्छ विकल्प माना जाता है। अगला प्रश्न है कि एक NCL हेम ऑपरेटर के लिए उत्सर्जन मानकों को समझना मुख्य रूप से किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो एक NCL हेम ऑपरेटर के लिए उत्सर्जन मानकों को समझना मुख्य रूप से जो महत्वपूर्ण रहता है वो रहता है कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड मशीन हेल्थ मेंटेनेंस, पर्यावरण संरक्षण और मशीन के स्वास्थ्य का रखरखाव। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक ऑपरेटर को उत्सर्जन प्रणालियों जैसे DPF AdBlue की जानकारी होनी चाहिए ताकि वह प्रदूषण कम रख सके। गलत संचालन को मशीन से होने वाले महंगे नुकसान जैसे फिल्टर जाम होने से बचा सकता है। यहाँ पर दोस्तों ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। बाकी दोस्तों जो लोग टेस्ट नहीं लिए हैं मैं बता दूं कि आपको दोस्तों यहाँ पर टेस्ट जरूर ले लेना है, ठीक है। टेस्ट लेने के लिए दोस्तों आप लोगों को ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। टेस्ट सीरीज वाले यहाँ पर इस सेक्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपका जो पेज खुलेगा यहाँ पर आपको NCL वाले पर क्लिक करना है। फिर सबसे ऊपर आपको NCL हेम ऑपरेटर टेस्ट 2026 मिलेगा। यहाँ से जाकर के आप अपना टेस्ट, पहले एक फ्री टेस्ट है उसको दीजिएगा, अच्छा लगेगा तो लीजिएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो मत लीजिएगा। बाकी यहाँ पर दोस्तों आपको लगभग 60 से 70 टेस्ट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जो लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप नहीं ज्वाइन किए हैं आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा।